हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू ज्ञान। आज हम जो है 3 जून का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और इसमें जो जो एडिटोरियल्स है और जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसी को हमने इसमें रखा है इस पीडीएफ में। इस पूरे वीडियो में हम उन्हीं इम्पोर्टेंट न्यूज़ को ही देखेंगे, बाकी न्यूज़ को हमने यहाँ नहीं रखा है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे आप जो है फोकस कर पाएंगे जो सही न्यूज़ है, और उस न्यूज़ को हमने डिटेल में एनालिसिस किया है। जो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको हमने बताने की कोशिश की इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपका जो आज का न्यूज़पेपर है, जो हिंदू न्यूज़पेपर है, वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी आप बना सकते हैं इस वीडियो के साथ ही साथ। और जो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आप जो है इस चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़ सके। और आगे जो हमारा वीडियोज हैं, बाकी है हमारा और भी बहुत सारे वीडियोज हैं एनसीईआरटी पर, इकोनॉमिक्स पे, जुडिशियल सिस्टम पे आपका हो गया, पॉलिटी पे है आपका। तो उन सब चीज़ों, करंट अफेयर्स के भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, तो उसको हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो रखा हुआ, हमने लिंक बहुत सारा दिया है। उस लिंक क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें जो प्रिपरेशन आपका और भी अच्छा हो जाएगा और आपको जो कुछ डाउट्स हो वो भी आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ है, व्हाई नॉट बाय 100% वैक्सीन इफ यू गेट डिस्काउंट, सुप्रीम कोर्ट टेल सेंटर, आस्क सेंटर। तो ये बेसिकली जो है वैक्सीन पॉलिसी को लेकर हम देख रहे हैं ये 2 दिन से। सेंटर की वैक्सीनेशन पॉलिसी, स्पेशली जो थर्ड फेज उन्होंने स्टार्ट किया था कि 18 से 44 के लिए 50% जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरर जो है सेंटर को देंगे। उनका प्राइस कुछ तय किया गया था, बाकी 50% जो है वो स्टेट या प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो प्रोक्योर कर पाएंगे मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली, जो उनका कॉस्ट होगा उस बेसिस पर, अलग रेट पर। तो इस पे बेसिकली क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने। कल भी हमने देखा था इस आर्टिकल को, तो आज उसके आगे जो बातें हुई हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। उन्होंने क्वेश्चन किया सेंटर की लॉजिक को कि मैन्युफैक्चरर्स आर सेलिंग इट कोविड-19 वैक्सीन एट हेफ्टी डिस्काउंट। तो सेंटर को बेसिकली हम देखें तो कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो 150 रुपए पर डोज में दिया जा रहा है सेंटर को, जबकि वही कोविशील्ड वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हम 300 रुपए में स्टेट्स को देंगे और 600 रुपीज में जो है हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% यहाँ पर प्राइस है, और यहाँ पर बेसिकली आपका 400%, 4 गुना जो है ये दाम है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए। तो इसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है कि अगर आप इतने डिस्काउंट में वैक्सीन ले पा रहे हैं तो आप पूरा वैक्सीन क्यों नहीं प्रोक्योर करते हैं, आप बल्क ऑर्डर क्यों नहीं देते हैं। एंड आस्क द गवर्नमेंट व्हाई इट कैन नॉट बाय 100% ऑफ वैक्सीन्स अगर एट अ डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ लिविंग टू स्टेट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। तो आप 100% वैक्सीन प्रोक्योर कीजिए क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छा खासा 50% डिस्काउंट है आपको तकरीबन स्टेट के प्राइस से अगर देखा जाए। तो आप 100% उसको प्रोक्योर क्यों नहीं करते हैं। तो ये देखिए कोविशील्ड का जो बेसिकली रेट है, कोवैक्सीन का अलग रेट है, इसको यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो एग्जामिन द रेशनलिटी, तो इन्होंने बताया कि रेशनलिटी बताने के लिए कि क्या कारण है ऑफ एग्जिस्टिंग लिबरलाइज्ड वैक्सीनेशन पॉलिसी जो आपने बताया है अगेंस्ट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? एक्ट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार है। 14 जो है फंडामेंटल राइट्स है, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है आपका। तो इसको आप फंडामेंटल राइट्स का हमने देखा बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मैनेजमेंट के केस में बहुत बार यूज किया इसको, जैसे कि हेल्थ क्राइसिस को लेकर के इन्होंने यूज किया था आर्टिकल 21 को। एक्ट टू हेल्थ इसके पार्ट है एक तरह से, एक्ट टू वैक्सीनेशन भी इसका एक तरह से पार्ट है। फिर उन्होंने अभी आर्टिकल 14 को इन्वोक किया है, बताया कि ये है बेसिकली स्टेट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सेंटर को अलग अलग प्राइसिंग हो रही है, अलग अलग। आप तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट में एक तरह से जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को वैसे फंडामेंटल राइट्स को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये आपको आंसर को और इनरिच करेगा और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप फंडामेंटल राइट्स के को समझ पाते हैं और उसको जो है आप अपने आंसर में लिख पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम फंडामेंटल राइट्स का भी जो है उसमें चीज़ों में आंसर्स में अपने लिख सके, और अगर फंडामेंटल राइट्स पे ही कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके इन केसेस को दिखा करके, कोविड को देख करके। तो since it would severe burden place severe burden particularly on state and union territories suffering from financial distress। ऑलरेडी अब मान ली बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो कैसे वैक्सीन प्रोक्योर करेगी, उनके पॉपुलेशन को कैसे वो वैक्सीनेशन करा पाएगी। बजट में ऑलरेडी आपने 35,000 करोड़ रखा है, तो उन्होंने क्लेरिफाई करने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे आप इस फंड को स्पेंड आपने अभी तक किया है, और वाई दे कैनॉट यूटिलाइज फॉर वैक्सीनेशन पर्सन एज 1844। इस ग्रुप को आप वैक्सीनेट करने के लिए कहे नहीं फंड को यूज कर सकते हैं। इस पर देखने की बात होगी आगे। इसमें और जो एक एडिशनल जो न्यूज़ है, तो सेंट्रल जो लिबरलाइज पॉलिसी, जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि ये ओनली 50% रोल इन परचेज ऑफ कोविड वैक्सीन। तो 50, जैसे हमने कहा 50% जो है मैन्युफैक्चरर को अपनी वैक्सीन जो है सेंटर को देनी होगी, बाकी 50% में जो है स्टेट्स और प्राइवेट प्लेयर खरीद सकते हैं।
तो लेफ्ट टू द स्टेट विथ लिटिल, इससे जो स्टेट को बहुत कम बार्गेनिंग पावर मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक तो प्राइस क्वांटिटी भी फिक्स कर दिया, 50% हम रखेंगे, 50% ही उनके लिए बचता है। प्राइसेज भी आपने फिक्स कर दी कि भाई हमें तो 150 में ही चाहिए, बाकी स्टेट्स को आप उतना में दीजिए। तो ये बार्गेनिंग जो आपके पास है अवेलेबल, जो सेंटर के पास, उसको आप यूज कीजिए और उसको लेकर के आप प्रोक्योर कीजिए 100% वैक्सीन। तो ना उसके अलावा फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से पास जो स्टेट ना प्रोक्योर नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी जो है उन्होंने कहा दिया, फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने, जैसे फाइजर ने कहा है, मॉडर्ना ने कहा है कि भाई हम जो है सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट से निगोशिएट करते हैं, सेंटर से ही हम निगोशिएट करेंगे डायरेक्टली। तो ये वैसे स्टेट को आपने बीच मझधार में तरह से छोड़ दिया, ना तो वो वैक्सीन प्रोक्योर कर पा रहे हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से, बार्गेन नहीं कर पा रहे हैं, पैसा उनके पास फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, और फॉरेन मैन्युफैक्चरर से वो वैक्सीन ले ही नहीं पा रहे क्योंकि उनकी पॉलिसी अलग है। तो इसमें इसके अलावा स्टेट को भी उन्होंने कहा एफिडेविट फाइल करने के लिए कि आप फ्री वैक्सीनेशन, आप कह रहे हैं कि हम फ्री वैक्सीनेशन देंगे इंटायर पॉपुलेशन को, कैसे देंगे, कितना आपने अभी तक दिया है, वो सारा कुछ बेसिक डिटेल स्टेट से भी इन्होंने मांगा है। तो प्लेस ऑन रिकॉर्ड रिटर्न पॉलिसी, उसके अलावा इन्होंने कहा है कि कोर्ट ने कि आप रिटर्न पॉलिसी जो आपने आपकी है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन को लेकर के, उसको आप जो है कोर्ट के सामने लेके आए, कोर्ट उसको एग्जामिन करेगी। तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन पॉलिसी पे हमने पहले ही बहुत सारे जो ट्यूटोरियल्स हमने देखे हैं, तो उसी पर आप एड ऑन करते जाइए कि ये सुप्रीम कोर्ट का क्या क्लैरिफिकेशन है। स्पेशली आप जो है आर्टिकल 14 को लिख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर, कि कैसे इस चीज से ये अलग जा रहा है, जैसे लिबरलाइज वैक्सीन पॉलिसी इस चीज से समन्वय नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट जो आपका वैक्सीन पॉलिसी से रिलेटेड है, उड़ीसा सीएम ने बेसिकली एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की है सारे स्टेट के बीच में, कि भाई जो है ऑन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के सेंटर वैक्सीन प्रोक्योर करे, रजिस्टर्ड सेंटर प्रोक्योर करे वैक्सीन को और डिस्ट्रीब्यूट करे लोगों में, तो कि वो जो बेसिकली स्टेट जो है वैक्सीन पाने में असमर्थ हो रहे हैं। उड़ीसा वेस्ट बंगाल सीएम ने भी ऑलरेडी इसको कहा था बेसिकली। तो ये पॉलिटिकल एक तरह से भी है, और इसको अगर सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से देखें तो ये स्टेट्स भी अपना जो है स्टेप्स ले रहे हैं कि भाई हम जो प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सेंटर को इसको प्रोक्योर करना चाहिए। और ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द यूनियन फॉर गवर्नमेंट फॉर क्लियरेंसेस। तो ये हमने देखा अभी भी, तो इसको लेकर के भी फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के केस में तो ऑब्वियसली आप स्टेट नहीं कर पा रहा है प्रोक्योर, तो इस केसेज में स्टेट्स ने कहा बेसिकली कंसेंसस डेवलप होने की कोशिश की कि सेंटर इसको पूरी तरह से प्रोक्योर करे और स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसी को लेकर के जो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, हाई कोर्ट फॉर मैनस्लॉटर चार्जेज ऑन ऑफिशियल नॉट एक्टिंग ऑन वैक्सीन इशूज। ये हाई कोर्ट ने बेसिकली कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने, गवर्नमेंट ऑफिसर हु वाज सिटिंग ओवर द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ इंडिया टू मैन्युफैक्चर कोविड-19 वैक्सीन शुड बी चार्ज विद मैनस्लॉटर। तो अगर कोई ऑफिसर्स जो कि मतलब वैक्सीन प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, लेकिन वो आप क्लियरेंसेस नहीं दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर को, कुछ उसमें पेपर वर्क फंसा रखे हैं, तो उन लोगों को बेसिकली हम मैनस्लॉटर के चार्जेज में बुक कर सकते हैं। ये क्यों आया भाई? ये बेसिकली एक पेनेका बायोटेक कंपनी है दिल्ली की, उन्होंने अपना बेसिकली एक पिटिशन दिया था कि रिलीज ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, इनके अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड पास इन इट्स फेवर एंड अगेंस्ट द सेंटर, और सेइंग इट नीड्स फंड एट द अर्लीस्ट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। इन्होंने कहा कि हम जो ऑलरेडी हमने ट्रायल बैच मैन्युफैक्चर किया था स्पुतनिक वी का इन कोलैबोरेशन रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ में, और हमें बाकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिया जाए स्पुतनिक वी को, ताकि इससे क्या होगा, ज़्यादा कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो अभी से बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा और क्वांटिटी में वैक्सीन अवेलेबल होगा देश में, जिससे ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करा पाएंगे, क्योंकि अभी वैक्सीन का शॉर्टेज है। ये पूरा जो मैटर है, इसी पे बेसिकली हाईकोर्ट ने कहा है कि आप जो है ऑफिसर्स क्यों नहीं इनको बेसिकली क्लियरेंसेज और बाकी जो फॉर्मेलिटी जो पूरी कर रहे हैं। The court asked the center must expedite the process of clearing samples of Pinnacle Biotech। तो इसको आप क्लियर कीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि जल्द क्लियर करेंगे तभी आप जाके वो बेसिकली वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, उसको क्लियरेंसेज मिलेगा। तो अगर कोई ऑफिशियल जो है उसको नहीं कर रहा है बेसिकली, तो उसको हम मैनस्लॉटर के चार्ज में बुक किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम बस टाटा रेड्डीज से ही वैक्सीन खरीदने का डिसाइड किया हमने, प्रोक्योरमेंट करने का। He said Pinnacle has to go through the ethnicity and efficacy test for any adverse effect on the population। तो सेंटर ने कहा कि जो दूसरी कंपनी है पेनेका बायोटेक, इसको एथनिसिटी और एफिकेसी टेस्ट को करना होगा। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा है कि दिस ट्रायल तो आपने ऑलरेडी वेव कर दिए हैं इंपोर्टेड वैक्सीन के केस में। दिस ट्रायल शुड हैव बीन कंडक्टेड इवन विद योर इंपोर्टेड वैक्सीन। आपने इंपोर्ट कर रहे हैं स्पुतनिक वी को, इसके केस में भी होना चाहिए था, आपने इसको वेव ऑफ किया है, तो इसके केस में आप क्यों नहीं वेव ऑफ कर रहे हैं बेसिकली। तो मतलब यही करना है सुप्रीम हाई कोर्ट का कि भाई आप जो है
सारे पॉलिसी में यही है आपका कि वैक्सीन जो शॉर्टेज है उसको आप जल्द से जल्द बढ़ाएं, उसके लिए जो भी आप स्टेप्स ले रहे हैं उसको आप एक्सपेडाइट कीजिए, कहीं पर भी ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वो भी उसी से रिलेटेड है, पेड वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्ररी इरेशनल। ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर कहा है कि 18 से 44 साल के लिए क्या है कि आपका जो पेड वैक्सीनेशन होगा, जैसे कि हमने देख रहे हैं आप कुछ लोग जो वैक्सीनेट कराने आप जा रहे होंगे 18 से 44 में, तो हमने देखा कि बेसिकली पेड वैक्सीनेशन है। ज़्यादातर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कॉस्ट देना पड़ रहा है, कुछ वैक्सीनेशन का कॉस्ट आपको देना पड़ रहा है। तो इसको गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्ररी है, इरेशनल है। पहला 2 फेज में सेंटर ड्राइवर सीट में था और ऑल्सो वैक्सीनेशन जो था फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब ये क्यों हो रहा है? वेदर इवन 50% ऑफ 18 to 44 एज ग्रुप्स कुड अफोर्ड टू पे देयर वैक्सीन्स, तो क्या ये कर सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं 50% हम प्रोक्योर करेंगे और 50% स्टेट्स को देना पड़ेगा, सॉरी 50% स्टेट्स प्रोक्योर करेगी, 50% प्राइवेट करेगा। तो उसके लिए क्या वो 50% जो पॉपुलेशन जो स्टेट के थ्रू वैक्सीनेट हो रहा है और 50% जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के थ्रू वैक्सीनेट हो जा रहा है, क्या वो पेमेंट करने के लिए काबिल हैं? इसके अलावा कोविन पोर्टल आपने बना दिया, तो ये बेसिकली इसका मतलब यही है आपको कि रिच डॉट वैक्सीनेटेड फर्स्ट, क्योंकि कोविन में बेसिकली डिजिटल लिटरेसी चाहिए आपको, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और बुकिंग जो है आपको। तो डिजिटल लिटरेसी बहुत लोगों के पास नहीं है, स्पेशली अगर हम देखें तो लोअर तबका जो है बेसिकली जो पुअर लोग हैं उनको कंप्यूटर चलाने या मोबाइल चलाने ये सब नहीं आता है, तो वो कैसे बुक करेंगे? अगर वो 18 से 44 साल के एज ग्रुप में है तो वो कैसे अपना कोविन स्लॉट बुक कर पाएंगे? इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है इस 18 से 44 के एज ग्रुप में ही जो सब ग्रुप्स हैं, जैसे कि पर्सन विद कोमोबिडिटीज, डिजेबिलिटीज और वनरेबल ग्रुप्स में, उनको आपने प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया? जैसे कि हमने देखा था 45 प्लस में गवर्नमेंट ने किया था कि कोमोबिडिटीज वाले को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, पहले फेज में ही उन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें आपने उनको क्यों नहीं प्रायोरिटाइज आप कर रहे हैं? तो इसको लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स और नोटिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लेके आए। इसके अलावा चिल्ड्रंस के लिए कि थर्ड वेव जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, थर्ड वेव में चिल्ड्रन ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, उसके लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं ये भी आपको बताने की जरूरत है। और डिजिटल लिटरेसी का, डिजिटल डिवाइड का हमने ऑलरेडी देखा था कि कोविन पोर्टल में, क्योंकि ये डिजिटल पोर्टल एक तरह से है जिसको कंप्यूटर चलाने आता है, मोबाइल चलाने आता है या इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वही बेसिकली इस चीज़ को यूज कर पाएगा। इसमें लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटली लिटरेट पर्सन्स भी बहुत दिक्कत हो रही है उनको वैक्सीन स्लॉट बुक करने में कोविन पोर्टल में। जैसा कि हम सब देख रहे हैं बेसिकली कि क्योंकि स्लॉट्स काफ़ी कम है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, शॉर्टेज है वैक्सीन की, तो उसको लेकर के बेसिकली पोर्टल में बुक करने, क्योंकि विद इन सेकेंड जो है वो स्लॉट्स बुक हो रहे हैं कुछ कुछ जगह पर। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप, एक तो डिजिटल डिवाइड ऑलरेडी है, डिजिटल डिवाइड मतलब कि क्या है कि बहुत सारे लोग के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और लैपटॉप या कह सकते हैं आप जो डिवाइसेज हैं, डिवाइसेज जो मोबाइल डिवाइसेज ये सब नहीं है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड आपने है बेसिकली, स्पेशली रूरल एरिया में, अगर हम कहें सेमी अर्बन एरिया में, तो वो कैसे बुक करेंगे? इसके कारण वो इम्यूनाइजेशन से वंचित रह जाएंगे। तो ये आपको देखने की जरूरत है कि इसको कैसे हम टेकअप करें। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल, ये बेसिकली जो फ्रंट पेज में कुछ आर्टिकल था इसका एक था, तो ये जो 8th पेज पर ये हमने लिया है, ये है फिलिस्तीन फ्लेज इंडिया एब्सटेंशन फ्रॉम वोट। तो ये बेसिकली जो है वोटिंग हुई थी ह्यूमन राइट काउंसिल में मई 27 को, किसके अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ लेटेस्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड गाजा स्ट्रिप, तो अभी हमने देखा था बेसिकली। तो इसमें जो इंडिया ने वोटिंग से अब्सटेन थी, वोटिंग किसी के फेवर में इन्होंने नहीं किया, इसको लेकर के पाकिस्तान के, सॉरी फिलिस्तीन के जो फॉरेन मिनिस्टर है रैद मालकी, इन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया है कि ये सही नहीं है, रिटर्न फिलिस्तीन सप्रेसेस ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल पीपल। तो ये ह्यूमन राइट को सपोर्ट करना चाहिए था इंडिया को। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द इंटरनेशनल कम्युनिटी एट दिस टर्निंग पॉइंट, बोथ क्रूशियल एंड लॉन्ग ओवरड्यू ऑन द पाथ टू अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस एंड पीस। तो बेसिकली एक तरह से अपना अपना जस्टिफिकेशन है, हर स्टेट अपना जस्टिफिकेशन करता है, तो इन्होंने कहा कि इंडिया को इसको ज्वाइन करना चाहिए था, इंडिया अब्सटेन रहा, ये एक इशू है बेसिकली, आपने ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट नहीं किया। रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया, 24 मेंबर इन्होंने सपोर्ट में वोट किया गया, 9 मेंबर ने अगेंस्ट में वोट किया और 14 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया जो एब्सटेन था। इससे क्या होगा बेसिकली, सेटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठेगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय इजराइल, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ये मोटा मोटी ह्यूमन राइट, हमने देखा श्रीलंका के केस में भी हुआ है, ह्यूमन राइट काउंसिल ने बेसिकली बहुत बड़ी रेजोल्यूशन लेके आई थी, जो श्रीलंका में एथनिक क्राइम्स बेसिकली कह सकते हैं आप, जो
उसको लेकर के। तो ये बेसिकली इसमें बहुत बार होता है, स्टेट जो भी कंट्री है वो अपना देखता है फॉरेन पॉलिसी कि किसके वो सपोर्ट में है, उसको वोट करने के फेवर में वोट करने से उसकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होती है, या फिर अगेंस्ट में वोट करना है या एब्सटेन करना है। तो ये कैसे कंट्री अपने स्पेसिफिक जो है देखती है। इसी में बेसिकली इंडिया ने, क्योंकि इसराइल और दोनों बेसिकली आप कह सकते हैं टू स्टेट सॉल्यूशन को इंडिया ने फेवर किया है। तो इसको लेकर के बेसिकली इसराइल भी इंडिया का एक तरह से फ्रेंड है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी अच्छे रिलेशन है। तो इसको लेकर के शायद इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेन किया वोटिंग करने से, ना ही फेवर में वोट किया, ना ही अगेंस्ट में वोट किया। ये फॉरेन पॉलिसी का जो आपका GS2 का पार्ट है, उसमें आप इंडिया का जो रिस्पॉन्स है स्पेशली इसराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, हमने पहले जो देखा था थोड़ा दिन पहले जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक मीटिंग हुई थी बेसिकली, उसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है TS तिरुमूर्ति ने क्या कहा था, सपोर्ट फॉर जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया था और टू स्टेट सॉल्यूशन को इन्होंने कहा था। बट इसराइल का नाम लेने से उन्होंने वहां पर मना किया था, इसराइल को अकाउंटेबल करने से। तो ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का बेसिकली क्या रोल रहा है इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में, और क्या इंडिया का स्टैंड है, उसके लिए आप इन पहले वाले को भी और इसको भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम एडिटोरियल की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर ले, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला जो आपका है एडिटोरियल, एडवर्स चेंजेस फेडरलिज्म इम्पेरिल्ड। ये बेसिकली जो थोड़ा पॉलिटिकल है। इसमें जो बताया गया कि कैसे जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको एक तरह से सेंटर इम्पैक्ट कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वैसे सेंट्रलाइज कर किया जा रहा है। तो सच मूव्स इरोड द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट, ये नया नहीं, बेसिकली पहले भी हमने देखा था, जैसे गवर्नर को अपने डिसमिस कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं गवर्नर का पावर को, क्या कि जो हाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको इंटीमिडेट करने के लिए कभी हम सरकार गिरा देंगे। तो ये सब चीजें पहले भी होती आई है। इमरजेंसी जब था हमारे यहाँ, एजुकेशन को जो है स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में आपने डाल दिया। ये लिस्ट क्या है बेसिकली, ये आप शायद पॉलिटी में पढ़ा होगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। तकरीबन 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है एक आपका, एक स्टेट लिस्ट होती है, और तीसरा होता है आपका कंकरेंट लिस्ट। ये शेड्यूल 7 जो है आपका संविधान का, उसमें ये 3 लिस्ट मेंशन है। यूनियन लिस्ट मतलब इसमें जो सब लिस्ट में क्या है, सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि ये टॉपिक्स है बेसिकली। वो टॉपिक जो है उसके ऊपर किसको अधिकार है कानून बनाने का, वो लिस्ट जिस लिस्ट में वो सब्जेक्ट है उस हिसाब से होता है। अगर सब को टॉपिक जो है यूनियन लिस्ट के अंदर में है, इसका मतलब पार्लियामेंट को उस पर कानून बनाने का अधिकार है। स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट है अगर कोई है तो उसके अंदर वो मतलब कि स्टेट उसके ऊपर कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यूनियन का जो है पावर ज्यादा रहेगा। अगर यूनियन भी कानून बनाती है, स्टेट भी कानून बनाती है, और दोनों में जो कंफ्लिक्ट हो जाता है तो यूनियन लॉ को माना जाएगा, मान्यता मिलेगी। ये मोटा मोटी है। और अगर स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट की बात करें तो उसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेज है, जैसे कि राज्यसभा का अप्रूवल हो गया, या इंटरनेशनल कुछ ट्रीटी को आपने साइन करना है, वो सब चीजों में। और इसके अलावा भी मान लीजिए कोई सब्जेक्ट हो सकता है तीनों में नहीं हो, क्योंकि बहुत पुराना है, वो हो सकता है नए सब्जेक्ट्स आ गए हो, उसको कहते हैं रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर जो ये भी सेंटर के पास है, मतलब सेंटर ही इस पे कानून बना सकती है। तो ये इमरजेंसी, सॉरी, एजुकेशन को अगर आप कंकरेंट लिस्ट में डाल देते हैं तो स्टेट, पहले स्टेट के पास कानून बनाने का अधिकार था, अब वो दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार हो गया है। तो ये बेसिकली स्टेट का पावर को आप इरोड कर रहे थे। इसके अलावा इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन इन रिसोर्स एलोकेशन से वेलफेयर इंटरवेंशन, ये भी हमें देखने को मिला। जैसे GST आपका हो गया, GST में क्या हुआ बेसिकली, सारे रेवेन्यू एक आपने कलेक्ट कर लिया, और उसको आप कंपनसेशन के बेसिस पर जो स्टेट्स को दे रहे हैं, तो रेवेन्यू कंस्ट्रेन हो गया स्टेट एक तरह से। अभी भी हम देखेंगे 2 साल में, क्योंकि GST कलेक्शन काफी कम है, तो उसमें कंपनसेशन का जो मुद्दा उठ रहा है बार बार कि स्टेट को कितना कंपनसेट किया जाए, स्टेट को कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो ये सब बेसिकली वही फेडरल स्ट्रक्चर को इन्होंने टैकल किया कि फेडरल स्ट्रक्चर को आप ओवर सेंट्रलाइज कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को आप तोड़ रहे हैं, एक तरह से अंडरमाइन कर रहे हैं। तो उसके अलावा ये तो आपका रेवेन्यू का हो गया। थ्रू सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, ये भी पहले से चलता आया। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जैसे सेक्टर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए सेक्टर। जैसे कि आपका एजुकेशन और हेल्थ जो है, स्टेट गवर्नमेंट इसको देखती है। इसमें अगर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आप लेके आते हैं, उसमें बेसिकली स्टेट्स को क्या है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है उसमें। तो ऑलरेडी आप उनका रेवेन्यू को कम है, ऑलरेडी रेवेन्यू उनका कंस्ट्रेन है, उसके अलावा उनको जो है इन स्कीम्स में एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो उनका और जो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है एक तरह से।
तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने तमिलनाडु का एग्जांपल लिया है पूरे आर्टिकल में कि कैसे वो एक्सपीरियंस रहा तमिलनाडु का सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के। और बाकी में बोला कि ये एप्लीकेबल है बाकी में भी, जैसे असम, केरला, पंजाब, वेस्ट बंगाल को देखे तो वहाँ भी इक्वली ये एप्लीकेबल होता है। तो पहले इन्होंने बिजनेस के लिए कहा, जैसे मैंने कहा है पॉलिटिकल है ज़्यादातर। तो अगर हम देखें तो है ना, जैसे इन्होंने कहा कि बाबा जो जो बिजनेसेस जो हैं सेंटर या बीजेपी की पॉलिसी से मैच खाते हैं वो ग्रो कर रहे हैं, उनको ग्रो किया जा रहा है। और बाकी जो बिजनेसेस हैं उनको वो डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से, या क्या कहते हैं आप, उसको हैम्पर किया जा रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल से दिया, बाबा रामदेव का बिजनेस बढ़ा है इसके केस में, डिक्लाइन ऑफ बिजनेस इन ग्रुप्स फ्रॉम साउदर्न इंडिया, ये सब। उसके अलावा इंडिया ने जो बेसिकली रीजनल कंपनी से इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो उसके अलावा जीएसटी में बेसिकली जो है स्मॉल बिजनेसेस को ज़्यादा हैम्पर हुआ, बड़े बिजनेसेस को फायदा हुआ क्योंकि स्टेट लेवल बैरियर जो है वो हट गया। तो ये सब है। सेकंड चैलेंज बनाया बनाया कि आप जो है एजेंसीज को यूज करके, मिस यूज करके आप जो है रेड कर रहे हैं, इंटीमिडेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं अपोनेंट्स को। तो जैसे हमने कहा उसके अलावा वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट जो है, जो कि यूनिवर्सिटीज फंडेड एंड रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसको सेंटर कर रही है, इस पे हस्तक्षेप कर रही है। डायरेक्ट ट्रांसफर टू बेनिफिशरीज, फिर उसके अलावा अभी जो हमने देखा था मीटिंग जो है बेसिकली पीएम ने भी और एजुकेशन मिनिस्टर ने जो डायरेक्ट मीटिंग अपनी किया स्टेट लेवल ऑफिसर से, जैसे कि पीएम ने मीटिंग की थी अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से किया, और एजुकेशन मिनिस्टर ने जो है अपना स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी से मीटिंग की। तो ये बेसिकली एक तरह से आप जो है स्टेट गवर्नमेंट को आप बाईपास कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें फेडरलिज्म में सही नहीं है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक वजूद को आप हटा रहे हैं। नीट का इन्होंने बताया रिफॉर्म जो आपने किया, नेशनल लॉकडाउन पिछले साल किया गया जो कि विदाउट कंसल्टिंग स्टेट गवर्नमेंट को आपने बिना कंसल्ट किया। वैक्सीनेशन में आपने जो डिफरेंशियल प्राइसिंग रखा बेसिकली स्टेट्स के लिए, और स्टेट को कंसल्ट नहीं किया गया इसमें। उसके अलावा डिप्राइव्ड ऑफ रेवेन्यू से, उनके पास रेवेन्यू भी नहीं है, उसके अलावा अपने उसको बोलते हैं आप प्रोक्योर कीजिए वैक्सीन को, कैसे वो प्रोक्योर करेंगे। और तीसरा जो लास्ट चैलेंज है बेसिकली क्रूशियल चैलेंज, सोशल कल्चरल फाउंडेशन ऑफ फेडरलिज्म, इसको भी आप हैम्पर कर रहे हैं तरह से सोशल कल्चर को, और जैसे कि हिंदू ढांचा में आप उसको ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हिंदुत्व आइडियोलॉजी में, जो पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में है उसके आइडियोलॉजी में। तो यही चीज़ है बेसिकली इसमें, और कुछ इसमें है नहीं। तो ये फेडरल रिलेशन जो है उसमें आप कुछ स्टडीज में आप मतलब कि पॉइंट्स में आप इनको लिख सकते हैं कि क्या अभी रिसेंट ईयर्स में फेडरल रिलेशन कैसे कंस्ट्रेन हुआ है, सेंटर स्टेट रिलेशन जो है क्यों कंस्ट्रेन है। तो उसमें क्या क्या आप जो है टॉपिक्स स्टडीज को, केस स्टडी को बता सकते हैं। ये तो पुराना हो गया आपका, जैसे जीएसटी का आप बोल सकते हैं, ये जो आप, ये तो पॉलिटिकल है बिजनेसेस का। इसके अलावा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हो गया, ये जो मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है इसको लेकर कर सकते हैं आप। और ये जो सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज जो है, ये वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट, तो ये सब चीज़ें आप बेसिकली सेंट्रल स्टेट रिलेशन का सवाल अगर आता है तो उसको लेकर आप जो है उसमें निगेटिव पॉइंट्स में इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, क्लोज द वैक्सीनेशन गैप इन ग्लोबल लॉक स्टेप। ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन का जो है, ये राइटर है यूरोपियन यूनियन हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन है। तो बेसिकली इन्होंने यूरोपियन यूनियन का पक्ष रखा है कि कैसे यूरोपियन यूनियन जो हेल्प कर रहा है वैक्सीन गैप को कम करने में, और गरीब देशों में और बाकी देशों में वैक्सीन का पहुंचाने में, उसी का बेसिकली उन्होंने तारीफ की है अपनी। तो एक तो वैक्सीन अपार्थेड का मेंशन किया गया, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर ने मेंशन किया था। मतलब क्या है कि आप बेसिकली कुछ देश में ही वैक्सीन है, बहुत सारे देशों में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ से अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ओनली 2.1% ऑफ अफ्रीकन हैव रिसीव्ड एटलीस्ट वन डोज। तो पूरे अफ्रीकन में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2% लोगों ने वहाँ के वो वैक्सीन का एक डोज मिला है। तो आप जैसे समझ सकते हैं कितना गैप बेसिकली है। कुछ देशों में अगर हम बात करें यूएस में, यूके में, तो बहुत सारे पॉपुलेशन बेसिकली 50-60% पॉपुलेशन को उन्होंने ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो कितना बड़ा गैप है, इसको यहाँ बताइए। वैक्सीन अपार्थेड है, मोरली राइट एंड एवरीवन्स इंटरेस्ट। तो ये वैक्सीन पहुंचाना बेसिकली गैप को क्लोज करना, ये सबके इंटरेस्ट में होगा, क्योंकि अगर कहीं भी अगर तो बेसिकली करंट पे से अगर हम देखें तो होल वर्ल्ड वुड नॉट बी वैक्सीनेटेड बिफोर 2023। तो 2023 के पहले भी हम पूरे दुनिया को वैक्सीनेट नहीं करा पाएंगे अगर हम अभी के रफ्तार से चलते रहे। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? तो वैक्सीनेशन ही सिर्फ ओनली वे पेंडेमिक का, अगर वैक्सीनेशन कुछ भी जगह मान लिया अफ्रीका को अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा
मल्टीपल वेरिएंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएंट्स इज लाइकली टू अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग वैक्सीन। ऑब्वियस सी बात है, जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है तो जो वेरिएंट्स डेवलप होने लगेंगे, फिर जहाँ पे पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नहीं है तो वहाँ नए वेरिएंट्स डेवलप होंगे, और जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन आपने लगा रखा है वो उसको ट्वीक करके उसको वो इनइफेक्टिव कर देंगे उसको। तो इसीलिए सभी के इंटरेस्ट में ये है कि सब लोग जो है वैक्सीनेट हो पाए, पूरा वर्ल्ड जो है वैक्सीनेट हो पाए जल्द से जल्द। इसके अलावा वैक्सीनेशन ये भी जरूरी है कि आप इकोनॉमी को चलाने के लिए, रेस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए, तो और रेस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। तो ये सब बेसिक वैक्सीनेशन का इन्होंने कहा कि क्यों जरूरी, वैक्सीनेशन गैप को हमें कम करने की क्यों जरूरी है। और इसके अलावा रिवर्सिंग द ट्रेंड इन रिसेंट डिकेड्स ऑफ डिक्लाइनिंग पॉवर्टी एंड ग्लोबल इक्वलिटीज। तो ऑब्वियस बात है, ग्लोबल इक्वलिटीज बढ़ेगी, डेवलपिंग कंट्रीज पर वैक्सीन नहीं होगा, अफ्रीकन कंट्रीज पर वैक्सीन नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी वहाँ की और नीचे गिरेगी, और जो गैप है बेसिकली डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। यूरोपियन यूनियन का फिर जैसे मैंने कहा, यूरोपियन यूनियन का इन्होंने तारीफ की है कि क्या यूरोपियन यूनियन ने क्या बेसिकली स्टेप्स लिया है। तो IMF ने जो अपना बेसिकली कहा है कि $50 बिलियन का प्लान रखा उन्होंने टू वैक्सीनेट 40% ऑफ पॉपुलेशन इन 2021 एंड 60% बाय मिड 2022। इसको इन्होंने सपोर्ट किया है बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने। वैक्सीनेशनिज्म को हमें हटाना होगा। वैक्सीनेशनिज्म क्या है बेसिकली कि आप जो है देश जो है बेसिकली मैन्युफैक्चर जो है, मान लीजिए कुछ देशों में ही अगर आप कहें तो वहाँ सिचुएटेड है, जैसे फाइजर मॉडर्ना जो बेसिकली USA में सिचुएटेड है। यहाँ पे जो हमारे यहाँ कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट एक तरह से है, कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक, तो उसी तरह जहाँ जहाँ चाइना का अपना है। तो वैक्सीनेशनिज्म क्या है कि हम भाई अपने लोगों को, अपने पॉपुलेशन को पहले वैक्सीनेट करेंगे, उसके लिए आपने वैक्सीन को रिजर्व कर रखा है, आप एक्सपोर्ट होने नहीं दे रहे हैं, उसको बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, आपने एक बड़ा स्टॉक जो है खरीद करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो ये होता है वैक्सीनेशनलिज्म। अगर आप स्टॉक को रिलीज करेंगे दूसरे देशों के लिए, तो दूसरे देश के पास भी वैक्सीन पहुंच पाएगा और वहां पर भी लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिस्टम हमने रिजेक्ट किया है इसको, हम अपना पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हम लार्ज वॉल्यूम वैक्सीन में। इंडिया के वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम को भी उन्होंने बेसिकली अच्छा बताया है, अभी जो बेसिकली स्टॉप एक तरह से हो चुका है। तो यूरोपियन यूनियन ने कितना डोजेज एक्सपोर्ट किया ये बताया गया है। नेबर्स को भी हम डोनेट कर रहे हैं। कोवैक्स फैसिलिटी, ये WHO की फैसिलिटी है, इसमें क्या है आप जो है बेसिकली वैक्सीन दे सकते हैं। इसके थ्रू जो है लो इनकम कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, छोटे छोटे देशों में, गरीब देशों में WHO वैक्सीन भेज रही है, पूरा कंट्रीज एक्सेस वैक्सीन। तो इस गैप को फिलअप करने की, जो वैक्सीन गैप अभी दिख रहा है उसके लिए क्या जरूरत है, रिक्वायर्ड नॉलेज एंड मीन्स शुड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटीज। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत ऑलरेडी हम जानते हैं कि जितने बहुत कम कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसको हमें और बढ़ाएंगे तभी जाकर वो वैक्सीन क्वांटिटी में अवेलेबल होगा और प्राइसेस भी कम होगी और ज़्यादा देशों तक हम उसको पहुंचा पाएंगे। बोथ वैक्सीनेट देयर ओन पॉपुलेशन एक्सपोर्ट मोर वैक्सीन्स। तो इसको करने की जरूरत है हर देश को। रिस्ट्रिक्टिव मेजर जो है, वैक्सीन सप्लाई चेन को आप रोक रहे हैं अगर, तो उसको अपन हटाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, जैसे WTO में। वॉलंटरी लाइसेंसिंग जो है वो एक अच्छा रास्ता है। वॉलंटरी लाइसेंसिंग क्या होता है, जो आप अपनी स्वेच्छा से, जैसे मान लीजिए भारत बायोटेक के पास टेक्नोलॉजी है, तो ये अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव में दूसरी कंपनी को अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे और बोले कि आप वैक्सीन मैन्युफैक्चर कीजिए। ये हो गया वॉलंटरी लाइसेंसिंग। अगर ये नहीं होता तो दूसरा रास्ता क्या है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है, एक तरह से फोर्स करके, गवर्नमेंट जो फोर्स कर रही है भारत बायोटेक को कि भाई अपनी टेक्नोलॉजी, आपकी जो वैक्सीन है वो दूसरा भी बनाएगा। तो ये हो गया कंपल्सरी लाइसेंसिंग। इसका हमारा अलग से वीडियो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का लेकर के, उसका हम लिंक दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं। बेसिकली कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है, वॉलंटरी लाइसेंसिंग क्या होता है, और दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों ये अच्छा है। तो बेसिकली इन्होंने यही बताया यूरोपियन यूनियन ने क्या स्टेप्स लिया है और कैसे हम वैक्सीन गैप को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, एडिटोरियल एग्जाम फियर। ये बेसिकली हमने देखा था क्लास 12 का एग्जाम जो कैंसिल कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने डिसाइड किया और CBSE का एग्जाम जो है क्लास 12 का कैंसिल हो गया। तो और इसको रिप्लेस कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो है बेसिकली CBSE लेके आएगी, क्योंकि रिजल्ट एक लेके आना है, तो एग्जाम नहीं होगा, तो एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो है CBSE लेके आएगी, जिसके ऊपर बेसिकली बच्चों का, स्टूडेंट्स का जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सम पॉइंटर असेसमेंट क्या है बेसिकली, पिछले साल भी जैसे किया गया था, तो हु कुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन एज इन दिल्ली, द इंटरनल प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट विल प्रपोज टू प्रॉक्सी द रिजल्ट। तो इसको देख करके हम उसका रिजल्ट बताएंगे कि वो कितना उसके मार्क्स दिया जाएगा।
ऑप्शन भी दिया जाए कि इम्प्रूव परफॉर्मेंस एट सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन लेकर के अगर आप लेना चाहते हैं एग्जामिनेशन, तो बाद में एग्जामिनेशन लेकर के आप अपना परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी और जो चैलेंजेज है कि जो इंटरनेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम उसको कैसे किया जाए, उसके ऊपर में भी बेसिकली कैसे उसको करेगी गवर्नमेंट, उसको देखने की बात है। दिक्कतें क्या है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन डोजेज, एब्सेंस ऑफ सिस्टमैटिक वैक्सीन कवरेज प्लान एंड पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर द वायरस आर स्प्रेडिंग। ये सब कारण सेकेंड वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। इसको गवर्नमेंट को टैकल करने की जरूरत है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ब्रिटेन में काफ़ी जो म्यूटेशन है, इसको काफ़ी इन्होंने वेरिएंट्स को एनालाइज करना काफ़ी बड़े लेवल पे हो रहा है। उसी तरह से हमें भी करना चाहिए। तो हम बेसिकली वेरिएंट्स को एनालिसिस करना, उसको जीनोम सीक्वेंसिंग करना, ताकि हम पता कर पाए कि वायरस जो है कहाँ स्प्रेड कर रहा है और कैसे उसको फिर हम आगे से रोक सके। ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, जिसको हमें करने की जरूरत है। उसके साथ ही साथ फ्री एंड वाइड स्प्रेड टेस्टिंग ये जरूरी है। Singapore just approved mRNA vaccine coverage for children 12 years and older, and such as just as a US regulator FDA has for 12 to 15 years old। तो ये हम बेसिकली ऑलरेडी कुछ स्टेट्स ने, कुछ देशों ने जो है 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी है। तो इंडिया को भी इसको स्टार्ट करने की जरूरत है। तो ये हम स्टेप्स आगे के लिए क्या ले सकते हैं, और ये ना अभी हमने न्यूज जो था बेसिकली असेसमेंट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा उसको देखने की बात है। नेक्स्ट जो आपका है एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रन, ये बेसिकली जो है चिल्ड्रन बच्चे जो ऑर्फेनेट हो गए या फिर अबंडन उनके पेरेंट्स डेथ हो गई है कोविड के कारण पेंडेमिक में, उसके लिए लिखा गया कि क्या स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है। जैसे हमने देखा था गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आई थी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था सेंटर से कि आप इसकी मॉडलिटीज बताएं। तो अभी सेंटर ने कहा कि अभी तक हमने इसका रूल बनाया नहीं है, डिटेल रूल। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि सेंटर डिड नॉट ले प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इसको जल्द से जल्द करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, कि जल्द से जल्द उसका रूल्स क्या, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसका काम होगा, कैसे स्कीम का बेनिफिट पहुंचाया जाएगा, बेनिफिशियरी को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये सब कुछ करने की जरूरत है जल्द से जल्द। नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ऑलरेडी जो सबमिट किया है हाई कोर्ट में अपना एफिडेविट, कि उसमें 10,000 तकरीबन आइडेंटिफाई किए अभी तक चिल्ड्रंस, जो कि इमीडिएट नीड ऑफ इमीडिएट केयर एंड प्रोटेक्शन में, कि जो बच्चे ऑर्फेनेड हो गए हैं, एबंडन हो गए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के कारण पिछले साल मार्च 2020 से। ये इतना ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है। इसका एक बाल स्वराज पोर्टल है, जिसको हमने पहले भी डील किया था। ये ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें इन्होंने कहा है एनसीपीसीआर ने कि भाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को कहा है कि आपको अगर कोई बच्चा ऐसा दिखता है जिसके माता पिता चले गए हों, जिनको नीड ऑफ इमीडिएट केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए, उनको उसका फोटो जो है, बाकी डिटेल्स जो है इस पर अपलोड करें, ताकि सेंट्रलाइज डेटाबेस हमारा बन सके और हम उसको हेल्प कर सकें। इन्होंने ये भी कहा कि बेसिकली ये बच्चे जो है ये रिस्क में रहते हैं, इनको हो सकता है कि वो ट्रैफिकिंग या फ्लैश ट्रेड में इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो इसको हमें बचाने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है। तो ये अर्जेंसी जो इसके कारण बेसिकली सेंटर को कम जल्द से जल्द इसको जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी जो अपना इन्होंने स्कीम लाया है पीएम केयर्स, इसका रूल्स और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी चाहिए। ऑलरेडी जो पहले जो सुनामी के समय में भी ना ऐसा असिस्टेंस जो है स्टार्ट किया गया था स्टेट के द्वारा, तो इसको हम एक्सपीरियंस को ले सकते हैं स्कीम को फॉर्मुलेट करने में। वुड इंक्लूड दिस, इस प्रॉमिस, इस चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। और ensure that benefits reach every children fitting the criteria, beside making sure that children are not exploited with an eye on eventual bounty। इसको हमें देखने की जरूरत होगी कि सारे बच्चों को ये बेनिफिट मिले जो कि क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, ऐसा नहीं कोई छूट जाए। और ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चे को एक्सप्लॉइट किया जाए, क्योंकि इनके ऊपर बेसिकली आप 10 लाख जो रुपए दे रहे हैं 23 साल के होने पर, तो ऐसा नहीं उसको लेकर के कुछ इसका मिसयूज किया जाए। जैसे कुछ स्टेट्स ने बेसिकली ऑलरेडी चाइल्ड केयर पैकेज अनाउंस किया है, साथ ही साथ मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है इंश्योर करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन सही हो। तो इम्प्लीमेंटेशन जो बेसिकली कमिटेड स्टाफ आपको चाहिए। तो ये है ना स्कीम्स में हमें लाने की जरूरत होगी कि हम उसको देखें कि सही तरीके से बेनिफिट पहुंचे, कोई बच्चा छूट नहीं जाए और उसको मिसयूज नहीं किया जाए फंड को। इसके लिए सही मॉनिटरिंग कमेटी और सही स्टाफ की जरूरत है। नेक्स्ट जो एडिटोरियल आपका द कॉशनरी टेल इन ओसाका एग्जिस्ट, ये बेसिकली नाओमी ओसाका जो है उन्होंने बेसिकली क्या हुआ था, विड्रॉ फ्रॉम फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप विड्रॉ कर लिया था उन्होंने। क्यों? ऑर्गेनाइजर्स कुड नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नहीं करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर सकती हूँ। तो ऑर्गेनाइजर्स जो बेसिकली फ्रेंच ओपन के ऑर्गेनाइजर्स है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इनका रिक्वेस्ट टू बी एक्सक्यूज फ्रॉम पोस्ट मैच इंटरेक्शंस, इवन एज ही साइटेड हिस्ट्री ऑफ सफरिंग फ्रॉम बाउट्स ऑफ डिप्रेशन एंड सीवियर एंजाइटी।
तो ये बेसिकली उन्होंने कहा था भाई मुझे डिप्रेशन और एंग्जायटी आते हैं, तो उन्होंने मुझे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बेसिकली मैच के बाद क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, दोनों खिलाड़ी जो भी जीता है और हारा है उनको प्रेस के सामने अपना बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है बेसिकली, उससे इन्होंने कहा था मुझे एक्सक्यूज किया जाए, मैं नहीं अटेंड कर सकती हूँ। इसको इन्होंने बेसिकली वहाँ जो ऑर्गेनाइजर्स उन्होंने मना कर दिया था, नहीं ये कमिटमेंट है, आपको आपको इसको अटेंड करना ही होगा। इस कारण से इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। इसके अलावा इन पे ऊपर फाइन भी लगा था $15,000 का। ओसाका को आफ्टर ओसाका एक्सक्यूज हरसेल्फ फ्रॉम पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस जो आफ्टर फर्स्ट राउंड विक्ट्री के बाद उन्होंने नहीं किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड नहीं किया था, उसके कारण उनको फाइन देना पड़ा। इसको लेकर इन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज किया है, जो फ्रेंच ओपन का बेसिकली जो फ्रेंच ऑर्गेनाइजर्स का जो डिसीजन था उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है राइटर ने, कि भाई उसको डिप्रेशन है, बाकी कुछ ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो ये जो ऑर्गेनाइजर्स उनका इम्पैथी, लैक ऑफ इम्पैथी को बताता है कि आपको उसके साथ इम्पैथी नहीं है, उनके साथ ना सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो मेंटल सफरिंग से जूझ रही हैं। तो वैसे वनरेबल यंग वुमेन को आपको फोर्स नहीं करना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सीवियर स्पीच इम्पेडिमेंट रिक्वेस्टेड टू बी एक्सक्यूज, एक फिजिकल एक डिसेबिलिटी है जिसको आपको एक्सक्यूज करना चाहिए देखते हुए। इन्होंने बेसिकली एग्जांपल दिया नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर का, कैसे कि उन्होंने शुरू में वो डिप्रेशन उनको हुआ था जब पहले टर्म्स में, तो वो थोड़ा दिन रेस्ट उन्होंने लिया था, लीव लिया था, उसके बाद जब वो आए तो एक अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया, 2 टर्म्स वो रह के गए वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर वहाँ के। तो ये दिखाता है बेसिकली आपको अगर किसी को मेंटल डिप्रेशन है, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उसको आपको रेस्ट बेसिकली उसको क्योर करने के लिए देना चाहिए, ना कि आपको उसको फोर्स करना चाहिए। बहुत सारी सेलिब्रिटीज का हमने देखा जो मेंटल हेल्थ कंसर्न उन्होंने बताया अपना, जैसे कि दीपिका पादुकोण हो गए, जेका रोलिंग, बेयोंस बेयोंस मेगन मार्केल, सबने बेसिकली बताया था बिकॉज द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग विद ग्रेटर एम्पैथी एंड रिप्लेसिंग स्टिग्मा विद सॉलिडिटी। तो ये रिसेंट ईयर हमने देखा काफी जो सेलिब्रिटीज भी जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरते हैं, तो इनको हमें देखने की जरूरत है, बेसिकली एम्पैथी से साथ हमें सहानुभूति दिखाने की जरूरत है, ना कि हमें फोर्स करना उसके ऊपर में। सपोर्ट आपको करना चाहिए था, सपोर्ट आपने नहीं किया, तो बेसिकली यही चीज बताया गया है। उसके अलावा डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव उन्होंने बताया, स्पेशल इनिशिएटिव फॉर मेंटल हेल्थ, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था और 2023 तक रहेगा। ये एम्स टू ब्रिंग अटेंशन द हाई ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसेबिलिटी arising from disorder of mental health and accelerate a multi-sectoral response टू इम्प्रूव केयर। तो ये बेसिकली इनिशिएटिव ऑलरेडी डब्ल्यूएचओ ने भी किया हुआ है मेंटल हेल्थ को लेकर के, मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। तो आपको जो बेसिकली टेनिस ऑर्गेनाइजेशन बाकी को भी इस चीज को सहानुभूति के साथ देखना चाहिए था। यही मोटा मोटी इसमें इसी से रिलेटेड दूसरा भी एडिटोरियल है आपका, आस्किंग द राइट क्वेश्चन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसी को लेकर के है, तो इसको ज्यादा डील करने की जरूरत नहीं यहाँ पर, उसी चीज को उन्होंने भी बेसिकली बताया है कि कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं। प्राइवेट चैट हम बेसिकली कर सकते हैं, आइडियल वे जो हो सकता है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के ज्यादा लोगों के सामने जो है अगर आप बोलने से हिचक रहे हैं, तो आपको प्राइवेट चैट को स्टार्ट करना चाहिए, बेसिकली ऑर्गेनाइजर्स को प्राइवेट चैट को बढ़ावा देना चाहिए। सोशल मीडिया को आप यूज कर सकते हैं, तो बाकी चीजें को आप अल्टरनेटिव्स को यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है फॉर रीचिंग टैक्स मेजर, ये बेसिकली जो है यूएसए ने प्रपोजल दिया था एक शॉर्ट टू, या ये ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, शॉर्ट टू इम्पोज ग्लोबल मिनिमम टैक्स। इन्होंने प्रपोज किया यूएसए ने कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स हम लगाएंगे ऑन फॉरेन इनकम्स अर्न बाय यूएस कॉर्पोरेशन। यूएस कॉर्पोरेशन अगर फॉरेन में कोई इनकम कमा रही है तो उस पर मिनिमम आपको एक टैक्स देना होगा। To disincentivize American companies for inverting their structures due to increase in US corporate tax rate। तो ये बेसिकली टैक्स कह सकते हैं इवेजन जो होता है, ये जो बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग जो ओईसीडी का है प्लान, उसी का एक तरह से पिलर 2 कहा जाता है प्रपोजल, उसी को यूज करके इन्होंने यूएसए ने ये प्रपोजल लेके आई है। क्या होता है बेसिकली, ये एक मान लीजिए इंडिया में कोई कंपनी है, तो वो कि इंडिया में टैक्स रेट मान लीजिए जो भी है आपका 20-22% है। सिंगापुर में मान लीजिए वो टैक्स रेट कम है, 5% है या मिनिमम 0 है। मॉरिशस में मान लीजिए 0 टैक्स रेट है। तो क्या करेगी कंपनी जो है, इन्हें कंपनी वो यहाँ पे अपना बिजनेस दिखाएगी और वहां से जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ लेके आएगी। तो खर्च जो भी है, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली बिजनेस यहाँ दिखाएगी तो उनको यहाँ के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा और यहाँ के हिसाब से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे क्या इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा और सिंगापुर में जहाँ पे टैक्स है ही नहीं या बहुत कम है, तो उस हिसाब से उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो इससे कंपनियां फायदा उठाती हैं। इसको कहते हैं इन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर। आप जो अपना टैक्स स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर रहे हैं।
तो इस चीज़ को बेसिकली रोकने के लिए यूएसए ने ये अपना प्रपोजल दिया है। इंडिया भी इसका पार्ट है, पिलर 2 जो आपने देखा है ओईसीडी का पार्ट है प्रपोजल का, और इस प्रपोजल का यूएसए का प्रपोजल को इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया इन्होंने। में बेनिफिट इंडिया कैसे इंडिया बेनिफिट हो सकता है, तो द टैक्स डिपार्टमेंट माइट बेनिफिट इवन एट 10% रेट। अगर 10% भी होता है तो यूएसए बोल रही 15% रखेंगे हम। सिंस इट वुड कवर ऑफशोर स्ट्रक्चर सेट अप बाय इंडियन कंपनीज। पिलर 2 एक्ट है क्या, बेसिकली इसको हम समझ लेते हैं। सेट अप कंट्रोल्ड फॉरेन कॉर्पोरेशन रूल्स वेयर फॉर इंस्टेंट इफ इंडियन, मान लीजिए एक इंडिया में हेडक्वार्टर्ड एक एमएनसी है, उसकी एक एंटिटी है सिंगापुर में या नीदरलैंड में जहाँ पे टैक्स रेट कम है, थ्रू विच ग्लोबल ऑपरेशंस आर रन। यहाँ से वो ग्लोबल ऑपरेशंस रन कर रही है सिंगापुर से, नीदरलैंड से, एंड इनकम फ्रॉम ग्लोबल ऑपरेशन आर नॉट टैक्स्ड एट एन इफेक्टिव रेट ऑफ 10 to 15%। अगर उसकी जो ऑपरेशन बेसिक टैक्स जो है इफेक्टिवली 10 या 15% नहीं हो रहा है तो उसको टैक्स किया जा सकता है इंडिया में, अगर ये प्रपोजल पास होता है। प्रपोजल में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो, क्योंकि मिनिमम टैक्स इन्होंने डिसाइड करें, मिनिमम आपको इतना देना ही पड़ेगा, कहीं आपका कम हो रहा तो आपको बाकी जो पैसा जो है वो आपको देना पड़ेगा। Objective is to minimize tax incentive, ensure that companies choose to be situated in particular country based on other commercial benefit। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्रपोजल हमने देखा कि भाई आप जो है टैक्स, जो भी किसी कंपनी अगर किसी कहीं पे भी अपना बिजनेस सेटअप करती है तो वो टैक्स बेसिस पर ना करे सिर्फ, बल्कि बाकी जो कमर्शियल बेनिफिट उनको मिल रहा है, जैसे कि बिजनेस करने में आसानी हो रही है उनको, वहाँ पे बेसिकली जो है आपका टैलेंट मिल रहा है, वहाँ पर लोग मिल रहे हैं, एम्प्लॉय मिल रहा है, उस केस को आप डिसाइड कर रहे हैं, उस केस बेसिस पर आप वहाँ पर कंपनी लगाए। ये नहीं कि सिर्फ टैक्स के बेसिस पर, टैक्स रेट कम है तो वहाँ पे आपने बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट किया है। इंडिया की बात करें तो तकरीबन 10 बिलियन इन टैक्स रेवेन्यू जो इंडिया लूज करता है ये ऑफशोर स्ट्रक्चर के कारण, तो ये बेसिकली फायदा होगा पार्टिकुलरली थ्रू इन्वेस्टमेंट, बेसिकली पार्टिकुलरली जो है मॉरिशस, सिंगापुर और नीदरलैंड के कारण जो है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है इंडिया में। तो ये अगर होता है तो इंडिया को फायदा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। कि स्टार्टअप्स और लार्ज कंपनियां हैं वो बेसिकली ऑफशोर स्ट्रक्चर क्यों चूज करती है, टू रेवेन्यू फ्रॉम सच ऑपरेशंस ऑफन रिटेन्ड ऑफशोर एंड नॉट रिपेट्रिएटेड टू इंडिया। तो वहीं पे जो रेवेन्यू वहीं पर आ जाता है। टैक्स एडवांसेज इंसेंटिवाइजेज, वो टैक्स एडवांटेज के कारण ही वहां पर वो स्ट्रक्चर बेसिक मॉरिशस में आपने सेटअप कर लिया, सिंगापुर में सेटअप कर लिया, टैक्स स्ट्रक्चर के कारण। अगर ये प्रपोजल इंप्लीमेंट हो जाता है तो क्या होगा, इंडियन कंपनी विल हैव टू पे अटेंशन टू द ऑफशोर स्ट्रक्चर टू एक्सटेंड दैट द इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ टैक्स इज लोअर देन ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट। तो ये बेसिकली फायदा होगा कि ऑफशोर स्ट्रक्चर आप देखेंगे ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट से अगर कम है तो उसमें भी उनको एडिशनल जो टैक्स है वो इंडिया को देना पड़ेगा, आपको जो डिफरेंस होगा आपका। और क्या फायदा है कि अगर ये टैक्स इंसेंटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वो भी से बात, अगर आप मिनिमम रख देंगे कि नहीं 15% टैक्स आपको देना ही है, अगर कोई देश सिंगापुर मान लीजिए आपको 5% टैक्स भी ले रहा है तो आपको तो 15% देना ही है कंपनी को, 10% आपको देना ही है बाकी एक्स्ट्रा। इससे क्या होगा, कंट्रीज अब क्या करेगी, कंपीट करेगी टैक्स को लेकर के, नहीं टैक्स प्रपोजल कम नहीं करना उनको, दूसरे फैक्टर पे कम्पीट करेगी, जैसे कि हम रेगुलेटरी डिजाइन हमारा आसान करें, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम अच्छा करें, ग्लोबल टैलेंट हमारे अच्छा होगा अमंग अदर्स। तो इस बेसिस पर कंट्रीज जो है, देश जो है कम्पीट करेंगे दूसरे से कि भाई हम कैसे बिजनेस कंपनियों को यहाँ पे लेके आ पाए। टैक्स अभी तक क्या था कि भाई हम टैक्स कम कर देंगे, जीरो टैक्स देंगे तब कंपनी आ जाएगी। अगर ये मिनिमम हम अगर कर देते हैं तो अभी से बात है टैक्स को मैटर नहीं करेगा, टैक्स कितना भी कम हो हमें मिनिमम तो देना ही कंपनी को, तो कंपनी देखेगी कि भाई उसको बाकी चीजें कहाँ अच्छी मिल रही है, रेगुलेटरी डिजाइन जहाँ अच्छा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो, तो वहां जाकर वो अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करेगी। तो इसको देखने के बाद ये क्या प्रपोजल अभी तक होता है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, कैबिनेट गिव्स नॉट टू मॉडल टेनेंसी एक्ट। ये बेसिकली मॉडल टेनेंसी एक्ट पहले से चल रहा था काफी 2 सालों से, इसको अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने, लेकिन इसको क्योंकि मॉडल एक्ट है ये बेसिकली ये जो है आपका लैंड से रिलेटेड है, तो लैंड क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट के ऊपर में अब है, स्टेट या तो इस कानून को ही एज इट इज पास कर दे अपने यहाँ, या फिर इसको कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से पास करे, तो ये स्टेट के ऊपर में छोड़ दिया गया है। टू रेंटल हाउसिंग, बेसिकली क्या फायदा, इससे क्या होगा, टू रेंटल हाउसिंग अक्रॉस द कंट्री एंड हेल्प इस फॉर इस ओवरऑल ग्रोथ, रेंटल ग्रोथ हाउसिंग का ग्रोथ बढ़ेगा। इनेबल क्रिएशन ऑफ एडिक्वेट रेंटल हाउसिंग स्टॉक और ज़्यादा क्रिएट होगा यहाँ पे इसके कारण, और सारे इनकम ग्रुप के लिए। दे बाय एड्रेसिंग इशू ऑफ होमलेसनेस, तो बहुत सारे लोगों को जो घर नहीं मिल पाता है, घर है खाली घर है रेंटल के लिए, बट वो लोग रेंट पे नहीं लगाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं। अगर वो एक रूल बन जाता है, गवर्नमेंट अगर रूल बना लेती है बेसिकली
प्रोसीजर, तो उससे क्या होगा, लोग घर को रेंट पे देने से डरेंगे नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रेंट पे अगर अवेलेबल होगा तो लोगों को घर मिल पाएगा रहने के लिए। इसमें क्या बेसिकली लीज एग्रीमेंट का रूल बताया गया है। इसमें क्या क्या रूल होगा लीज एग्रीमेंट का, डिपॉजिट्स कितना, आपको 2 महीने का डिपॉजिट ही आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं आप 10 महीने का ले लिया। डिस्प्यूट हैंडलिंग कैसे होगी उसका मैकेनिज्म बताया गया है, और अदर एस्पेक्ट्स जैसे कि आपको मकान का खाली कराने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, तो ये सब चीज़ें बेसिकली इसमें एक्ट में पूरा डिटेल किया जाएगा, डिटेल रूल आएगा, ताकि लोगों को, दोनों पार्टी को, चाहे वो रेंट देने वाला या ओनर, रेंटर या ओनर, दोनों के लिए एक सिक्योरिटी होगी कि भाई दोनों जो है इस रूल को मानेंगे, और क्लियर जो बेसिकली गाइडलाइंस आएगी। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रेंटल हाउसिंग, फैसिलिटेट अनलॉकिंग ऑफ वैकेंट हाउसेज फॉर रेंटल हाउसिंग पर्पसेस। तो बहुत सारे जो घर वैकेंट है, जो रेंट पर नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल रूल नहीं है, बहुत सारा लोग डरते हैं रेंट पर देने के लिए या नहीं देते हैं। तो अगर डिटेल अगर रूल आ जाता है, जिससे दोनों को ही फायदा होगा, और रेंटल हाउसिंग और ज़्यादा हाउसेज मार्केट में रहेगी रेंट के पर्पज से। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, कास्ट कैटेगरीज फॉर NREGS पे, ये तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो का एक्ट है, मतलब कि स्कीम जो है, उसके लिए सेंटर ने कहा कि आप जो स्प्लिट कीजिए वेजेज, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, जो उनको दे रहे हैं पैसा, उसको स्प्लिट कीजिए कैटेगरीज ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर्स, 3 कैटेगरी में, और वो बेसिकली पेमेंट सिस्टम को आप उसमें सेग्रीगेट किया जाए और हमें बताया जाए। जो इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि बेसिकली एक तो कॉम्प्लिकेट करे पेमेंट सिस्टम को, और फियर है कि रिडक्शन इन स्कीम फंडिंग, स्कीम जो गवर्नमेंट अभी तक फंड कर रही है सेंटर, उसको रिड्यूस कर देगी, क्योंकि उनको वो बोलेगी कि नहीं, हम बस शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब्स का जो पेमेंट है उसी को हम फंड करेंगे, बाकी आपको अपने से फंड करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट का क्या आइडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि टू प्रोवाइड सेपरेट बजट हेड फॉर SC एंड ST कैटेगरी, इनके लिए सेपरेट बजट हेड हम दे, और इसीलिए पेमेंट आप इतना कर रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट हेड में उसको पैसा दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग सिस्टम वेजेज एंड अंडर स्कीम इज ओनली फॉर वन टाइप, देयर इज नो कैटेगरी वाइज प्रोविजन अभी तक जो है। तो देखने वाली बात है इसमें क्या सेग्रीगेशन होता है, कैसा इसका रिजल्ट निकल के आता है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, UNGA हेड इंडिया टू वोट फॉर मालदीव। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, उसमें बेसिकली प्रेसिडेंट का चुनाव होना है। ये क्या होता है, बेसिकली 1 साल का आई थिंक मेरे ख्याल से टर्म होता है, और ये जो है रोटेट होता है प्रेसिडेंसी। जैसे अभी जो है एशिया पैसिफिक के लिए है, फिर ये मान ली नेक्स्ट टर्म में जो है अफ्रीका के कोई देश जो है वहां से प्रेसिडेंट होगा, तो इस हिसाब से रोटेट होता आता है। तो ये जो अभी एशिया पैसिफिक का प्रेसिडेंट बनना है, एशिया पैसिफिक में जो देश है वहीं से एक प्रेसिडेंट चुन के आएगा। इंडिया ने कहा है भाई हम अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हम वोट करेंगे, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है। अफगानिस्तान कह रहा है कि हमें वोट कीजिए। यही बस मेरा मोटी के लिए है। वंस इन 5 years बेसिकली टर्न आता है, 1-1 साल का प्रेसिडेंसी होती है। तो 5 रीजन में डिवाइडेड है, नॉर्थ अमेरिका रीजन हो गया आपका, यूरोपियन यूनियन, यूरोप का रीजन हो गया, तो इस तरह से जो है रीजन डिवाइडेड है 5 रीजन में। तो उस हिसाब से 1-1 साल का प्रेसिडेंसी आपको आता है। तो एक एशिया पैसिफिक को इस बार अपना एक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, तो इसमें जो है इंडिया को वोट करना, मतलब यहाँ एशिया पैसिफिक के जितने भी वहाँ मेंबर है यूनाइटेड नेशंस में, उनको वोट करना है किसी एक को। तो यहाँ पे इन्होंने, इंडिया ने कहा कि हम इनको वोट करेंगे। तो ये वोटिंग का आपको बेसिकली समझना है। इसी के लिए मैंने आर्टिकल रखा था कि प्रेसिडेंसी जो रोटेट होती है, अलग अलग रीजन है, 1 साल का टर्म है। ठीक। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, नॉर्म्स फॉर फॉरेन मेड वैक्सीन ईज्ड। ये बेसिकली कल हम देखा था फॉरेन मेड वैक्सीन को कैसे जल्द से जल्द लाया जाए, स्पेशली फाइजर मॉडर्ना को। उसके लिए कुछ रेगुलेशंस को गवर्नमेंट ने कम किया है, ईज किया है, आसान किया है। क्या आसानी की है, तो एक जो रिक्वायरमेंट था कंडक्टिंग ब्रीजिंग क्लिनिकल ट्रायल, इसको हटा दिया गवर्नमेंट ने कि भाई आपको जो क्या है, आप और ठीक है आपका यूएसए में अप्रूवल है, आपको यहाँ ब्रीजिंग ट्रायल करना था, मतलब कि यहाँ के लोगों पे थोड़ा सा जो आपको ट्रायल करना होता था, इसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। और दूसरा जो रूल, टेस्टिंग ऑफ एवरी बैच ऑफ वैक्सीन बाय सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, कसौली में जो लेबोरेटरी है वो हर बैच को टेस्ट करती थी, उसको भी इसने गवर्नमेंट ने हटा दिया है फॉरेन मेड वैक्सीन के लिए। ये किस पे अप्लाई होगी, वैसे वैक्सीन जो कि ऑलरेडी यूएस FDA से अप्रूव्ड है, या यूरोपियन एजेंसी से अप्रूव्ड है, या यूके के एजेंसी से अप्रूव्ड है, या जापान के एजेंसी से अप्रूव्ड है, या WHO के एजेंसी जिसमें में उसका नाम है। तो ऐसी वैक्सीन को ये वेवर, ये छूट मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि ऑलरेडी जो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल जो इन वैक्सीन से वैक्सीनेट हो चुके हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करने की, ये करने की हमें बेसिकली जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं।
ठीक है। इफ बैच नॉट सर्टिफाइड एंड रिलीज बाय द, अगर वो बैच जो वहां से आ रहा है वो वहां की नेशनल एजेंसी से सर्टिफाई किया गया है तो, ठीक है। असेसमेंट ऑफ फर्स्ट 100 बेनिफिशियरी फॉर 7 डे, ये अभी तक किया जाएगा बेसिकली फॉर सेफ्टी आउटकम के लिए बिफोर द वैक्सीन इज रोल्ड आउट फॉर फर्दर इम्यूनाइजेशन। ये पहला 100 बेनिफिशियरी को ये ऑब्जर्व करिए, असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद इसको रोल आउट किया जाएगा। वैक्सीन और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टेप्स लिया, जैसे हमने पहले भी देखा था। 3 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कोवैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया गया है अंडर मिशन कोविड सुरक्षा। इसमें 3 जो पीएससी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, हैफकिन, ये आपकी मुंबई की है फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी है, और भारत इम्यूनोलॉजिकल बायो प्लांट्स यूपी की। इन तीनों को कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दिया गया कि मैन्युफैक्चर करें कोवैक्सीन को, कुछ पैसे भी इनको दिए गए हैं। तो वैक्सीन के एफिकेसी में कैसे इसको और मतलब कि डोजेस को बढ़ाया जाए, मतलब कि क्वांटिटी को बढ़ाया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, ओनली डेल्टा इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO। तो ये बेसिकली जो इंडियन वेरिएंट से जो इंडिया में पहली बार डिटेक्ट हुआ था, इंडियन वेरिएंट नहीं कहेंगे हम उसको, तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने डिक्लेयर किया था। लेकिन उसके अंदर भी 3 बेसिकली उसके अलग अलग लीनिएज, मतलब उससे रिलेटेड बेसिकली थे उसके अंदर में भी। तो ये आपका वेरिएंट था, इसके अंदर .1, .2, .3। जो .3 है, इसको WHO ने कहा कि ये बेसिकली सबसे ज्यादा इन्फेक्शन फैला रहा है, इसको डेल्टा वेरिएंट कहा है, और ये सिर्फ जो है आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन जो इससे ज्यादा फैल रहा है। बाकी तो वेरिएंट जो है .1, .2, इसमें सॉरी .3 नहीं, .2 जो है ये बेसिकली डेल्टा वेरिएंट इन्होंने कहा है। .1, .3 जो है ये उसमें ज्यादा इन्फेक्शन रेट नहीं है, तो इसको WHO ने कहा कि ये जो .2 वाला वेरिएंट है, लीनिएज जो है, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, बाकी जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है। और इसको लेबल किया गया वेरिएंट डेल्टा नाम दे दिया गया, और बाकी जो 1 है आपका, ये आपको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट रिक्लासिफाई कर, वेरिएंट ऑफ कंसर्न अब ये नहीं है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, रिमेम्बरिंग द तुलसा रेस मासेकर 100 ईयर्स लेटर। ये बेसिकली जो प्रेसिडेंट जो है, यूएस प्रेसिडेंट जो बिदेन, इन्होंने पहले सिटिंग अमेरिकन हेड ऑफ स्टेट है जिन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। देख, तुलसा मासेकर हुआ था वहां पर 1921 में, मई 1921 में, उसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ऐसा हुआ था, और इस पे हम खेद जताते हैं। तो ये हुआ क्या था बेसिकली, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका पूछा जा सकता है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपका जीएस पेपर 1 है, इस पर थोड़ा सा यहाँ बताया गया है बेसिकली क्या हुआ था। यहाँ पे तुलसा जो इसका आई थिंक एरिया है, वहां पर टारगेटिंग वेल टू डू अफ्रीकन अमेरिकन को वहां पर टारगेट किया गया था, जो वहां बसते थे। उनका बेसिकली मॉब, वाइट मॉब के द्वारा उनकी प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय की गई, उनको डेथ मारा गया वहां पर। तो 1921 में इट वाज एफ्लुएंट प्रीडोमिनेटली अफ्रीकन अमेरिकन नेबरहुड ऑफ ग्रीनवुड, तुलसा। ये यहाँ पे बेसिकली जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, अफ्रीकन ओरिजिन के बेसिकली कह सकते हैं आप, वेल टू डू अच्छे मतलब थे वहाँ पे, वो काफी ग्रोथ था, उनके इकोनॉमिकली अच्छे थे। इनको डिसेंडेंट ऑफ स्लेव्स, डिसेंडेंट ऑफ स्लेव मतलब बेसिकली पहले जो थे अफ्रीकन जो लोग वहां गए थे, बसे थे, एज ए स्लेव भी बसे थे। धीरे धीरे इन्होंने तरक्की की वहां पर, और अच्छे वेल टू डू हो गए। अर्न रेपुटेशन ऑफ ब्लैक वॉल स्ट्रीट ऑफ द यूएस। तो इनको ब्लैक वॉल स्ट्रीट ऑफ यूएस कहा जाता था, क्योंकि वॉल स्ट्रीट आपको देखें तो अमीरों का बेसिकली कह सकते हैं आप, है ना, वेल टू डू एरिया है, बिजनेस एरिया है, तो ब्लैक वॉल स्ट्रीट इस एरिया को कहा जाता था। तो ये बेसिकली एक रिसेंटमेंट जो है कम्युनिटी, रिसेंटमेंट लोगों में डेवलप हुआ। वाइट जो वहाँ के लोग थे, अमेरिकन लोग जो थे वाइट, तो कम्युनिटी ऑफ कलर एंड 100th सेंचुरी ऑपरेशन हैड रीजन टू सच हाई एक्सेलेंस ऑफ इकोनॉमिक पिरामिड। इनको लगा कि जो एक ऐसी कम्युनिटी जो कि बहुत सालों तक ऑपरेशन जिनको झेलना पड़ा है, एक नौकर की तरह है, स्लेव्स की तरह रहे हैं, वो कैसे इतने अच्छे तरक्की उन्होंने कर ली, इतने अच्छे लेवल पर पहुंच गए। तो ये बेसिकली एक वायलेंस यहाँ पे हुआ, और इस वायलेंस को बाद में छुपाया भी गया। वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्होंने उसको छुपाया इस चीज़ों को। तो ये बेसिकली पूरा है। बेसिकली आप एग्जाम के लिए क्या है कि कब हुआ, किसके अगेंस्ट में हुआ, किन्होंने किया, क्या रीजंस था, ठीक है, ये आपने समझ लिया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसको आप लाइक कर सकते हैं और शेयर करने मत भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप इसको शेयर कर सकते हैं, और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, पीडीएफ को आप एनालाइज कर सकते हैं, और अगर आप वीडियो का आप जरूर नोट्स बनाएं,
और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको जो रेड बटन जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। और बाकी वीडियो जो है हमारा प्लेलिस्ट जो है हमारा जो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ वीडियो का लिंक दिया है उसको आप जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।